हेलो एवरीवन, आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का स्टडी करेंगे, अर्थात ग्रेविटेशन का स्टडी करेंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें प्लैनेट और सैटेलाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि प्लैनेट किसे कहते हैं, तो प्लैनेट का डिफिनेशन क्या होगा कि अगर कोई भी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। लेकिन इतना बोलने से ही डिफिनेशन पूर्ण नहीं हो जाता। ओके, तो इसका पूर्ण डिफिनेशन क्या है, पूर्ण परिभाषा। तो सबसे पहली बात कि कोई भी आकाशीय पिंड को हम ग्रह तभी कहेंगे जब वो 3 शर्तों को पूरा करती हो। और वो 3 शर्त कौन कौन सी है, तो देखिए, पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि वो सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। तो कोई भी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करें, सूर्य की परिक्रमा करें। और दूसरी बात कि उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वो अपने आकार को, अपने शेप को गोल बनाकर रख सके। तो दूसरी कंडीशन होगी कि उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो ताकि वो अपने आकार को कैसा बना के रख सके, गोल बना के रख सके, स्फेरिकल बना के रख सके। और तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र कक्षा बनाती हो। स्वतंत्र कक्षा बनाने का मतलब कि वो जब सूर्य की परिक्रमा करे तो क्या होना चाहिए, किसी दूसरे ग्रह के कक्षा में प्रवेश ना करे, अर्थात किसी दूसरे ग्रह के कक्षा को ना काटे। तो हम क्या कहेंगे कि वो स्वतंत्र कक्षा बनाता है। तो स्वतंत्र कक्षा बनाता हो अर्थात इंडिपेंडेंट ऑर्बिट बनाता हो। तो किसी भी आकाशीय पिंड को हम ग्रह तभी कहेंगे जब वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हो। ओके, अब हम देखेंगे उपग्रह किसे कहते हैं। एक बात और, ग्रह किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। और उपग्रह अर्थात सैटेलाइट किसकी परिक्रमा करता है, प्लैनेट की परिक्रमा करता है। तो उपग्रह अर्थात सैटेलाइट तो जो ग्रह की परिक्रमा करें उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे में पृथ्वी की कितनी उपग्रह है, पृथ्वी की एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, चंद्रमा, मून। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे उपग्रह हैं जो क्या करते हैं, ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ओके, तो अब हम उसी प्रकार देख लेते हैं मंगल के कितने उपग्रह हैं। मंगल के, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। ओके, मंगल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मार्स कहते हैं। और उसी प्रकार शनि के कितने उपग्रह हैं, शनि के 82 उपग्रह है। और बृहस्पति के 79 उपग्रह है। बृहस्पति का मतलब जुपिटर, शनि का मतलब सैटर्न, मंगल का मतलब मार्स। ओके, अब हम लोग केपलर के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि केपलर एक साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम क्या था, जोहानेस केपलर। इन्होंने ग्रह की गति के बारे में कुछ नियम दिए हैं। उसी नियम को क्या कहते हैं हम लोग, केपलर का नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट। तो सबसे पहली बात कि ग्रह से कौन सा नियम संबंधित है, कौन सा नियम संबंधित है, केपलर के नियम।
तो जो केपलर के नियम है वो किससे संबंधित है? ग्रह अर्थात प्लैनेट से संबंधित है। तो केपलर ने कितने नियम दिए? तो केपलर ने 3 नियम दिए हैं। तो पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम को समझने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। केपलर का फर्स्ट लॉ है कि कोई भी प्लैनेट जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो क्या करता है? वो एक एलिप्टिकल पाथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है और उस एलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर कौन होता है? तो सूर्य होता है, अर्थात हमारा सन होता है। मान लीजिए ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एलिप्टिकल पाथ है, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्तीय कक्ष या दीर्घवृत्ताकार पथ। तो ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पर कौन मूव कर रहा है? तो हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा प्लैनेट इस पर मूव कर रहा है और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे। अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल के कितने फोकस होते हैं? 1 फोकस होते हैं और सर्किल के फोकस को क्या कहते हैं? हम सेंटर कहते हैं। उसी प्रकार दीर्घवृत्ताकार पथ के 2 फोकस होते हैं, अर्थात 2 सेंटर होते हैं और उन सेंटर को क्या कहते हैं? F1 और F2, अर्थात फोकस नंबर 1 और फोकस नंबर 2। तो इसके 2 सेंटर होंगे। तो देखिए 2 सेंटर होंगे और 2 एक्सिस होंगे। तो एक ये वाला एक्सिस और एक ये एक्सिस। तो जो बड़े वाले एक्सिस होते हैं, इस बड़े एक्सिस को हम क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। और ये एक्सिस क्या है? लेंथ में इसके कंपैरिजन में छोटा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लघु अक्ष। और मेजर एक्सिस क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष। तो इसके 2 फोकस होंगे, एक F1 और दूसरा फोकस F2। तो केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कि केपलर का फर्स्ट नियम कहता है कि कोई भी प्लैनेट है जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो क्या है? वो एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। तो पहला लॉ क्या है कि एक प्लैनेट है और ये सूर्य की परिक्रमा किस पाथ पर करेगा? तो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे करेगा, अर्थात दीर्घवृत्ताकार पथ पर करेगा। और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर कौन होगा? तो हमारा सन होगा। तो इस पर कौन होगा? हमारा सन होगा। ओके, ये तो पहला लॉ की बात हो गई, फर्स्ट लॉ, केपलर के फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? केपलर के फर्स्ट लॉ को हम लोग कक्ष के नियम से भी जानते हैं, अर्थात लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ को कक्ष का नियम, अर्थात लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें कक्षा के बारे में बताता है, अर्थात ऑर्बिट के बारे में बताता है कि ये जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पर मूव करता है। ओके, कैसा ऑर्बिट? दीर्घवृत्ताकार पथ। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है केपलर का कि ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग क्या रहता है?
नियत रहता है, नियत मतलब फिक्स, कांस्टेंट। क्षेत्रीय वेग क्या होगा, तो नियत रहेगा अर्थात कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसे अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो इसका मतलब होगा कि मान लीजिए प्लैनेट किसी टाइम पर अभी इस पॉइंट पर है, तो इसे हम क्या करेंगे, सन के सेंटर से मिला देते हैं। तो ये हमने जैसे सन के सेंटर से मिला दिया। अब क्या होगा, अब ये डेल्टा टी टाइम में यहां से चल के कहाँ आ गया, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में यहां चल के यहां आ गया। ओके, कितने टाइम में आया, डेल्टा टी टाइम में। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया इसका एरिया, कि डेल्टा टी टाइम में ये कुछ एरिया बनाया। अब ये चलते चलते मान लीजिए ये प्लैनेट यहां आ गया। ओके, अब डेल्टा टी टाइम में फिर ये यहां से चल के मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में यहां चल के यहां आ गया। ओके, किस टाइम में आया, तो डेल्टा टी टाइम में आया। तो अब इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दीजिए और इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दीजिए। तो जो ये एरिया होगा, ये एरिया भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यही क्या है, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग नियत रहने का मतलब कि वेग इस टाइप से रहता है कि एरिया क्या हो, इक्वल टाइम में एरिया इक्वल बने। तो इसका कहने का मतलब कि अगर मेरा टाइम इक्वल होगा, इक्वल टाइम होगा, तो एरिया भी क्या होगा, मेरा एरिया भी मेरा इक्वल ही होगा। ओके, यही क्या है, सेकंड लॉ। तो केपलर का सेकंड लॉ से एक बात स्पष्ट होता है, अगर ग्रह सूर्य से जैसे जैसे दूर जाएगा, कहने का मतलब अगर ग्रह सूर्य से दूर होगा तो ग्रह का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, ग्रह की स्पीड कम हो जाएगी। तो इसका जो गति है वो कम हो जाएगी। और अगर ग्रह जैसे जैसे सूर्य के करीब आएगी, सूर्य से नजदीक आएगी, वैसे वैसे ग्रह की स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी गति बढ़ते जाएगी। और जिस समय ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होगा उस समय उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। ओके, और केपलर के सेकंड लॉ को क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड लॉ का एक नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्षेत्र का नियम। ओके, क्षेत्र का नियम अर्थात लॉ ऑफ एरिया। तो पूछ सकता है कि केपलर के किस नियम को हम क्षेत्र का नियम कहते हैं, तो सेकंड लॉ को कहते हैं क्या, क्षेत्र का नियम अर्थात लॉ ऑफ एरिया। ओके, अब हम लोग इसके थर्ड लॉ को देख लेते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी प्लैनेट हो उसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कहने का मतलब कोई भी ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा जितने समय में पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं हम लोग, अर्थात जिसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होता है। ध्यान से सुनिएगा, परिक्रमण काल अर्थात टी का वर्ग स्क्वायर समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो औसत दूरी के, सूर्य और ग्रह के औसत दूरी के क्या होता है, समानुपाती, औसत दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है। तो इसे फिर से समझिए, केपलर के थर्ड लॉ को, क्या है ये, ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो सूर्य और ग्रह के औसत दूरी के घन के मतलब क्यूब के समानुपाती होता है। ओके, तो अब समझिए इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर r ज्यादा होगा तो t भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई ग्रह है उसकी दूरी सूर्य से जितनी अधिक दूरी पे होगी वो क्या होगी, उसका परिक्रमण काल भी उतना ज्यादा होगा। तो अगर ग्रह सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे है तो उसका टी भी बहुत ज्यादा होगा। टी ज्यादा होने का मतलब कि वो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत अधिक समय लेगा। ओके, तो अगर r ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो टी भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
अगर कोई ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है तो उसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में समय भी सबसे कम लगेगा। तो अगर r ज्यादा है तो t भी ज्यादा लगेगा, और r कम है मतलब नजदीक है तो t भी कम लगेगा। तो आप यहां से बता सकते हैं कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कौन सी ग्रह है? वरुण अर्थात नेपच्यून। तो नेपच्यून तो सबसे अधिक दूरी पे है, अर्थात उससे सूर्य की एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगेगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि थर्ड लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो केपलर के थर्ड लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इसे हम लोग लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात परिक्रमण काल का नियम। तो परिक्रमण काल का नियम किसे कहते हैं? केपलर के थर्ड लॉ को। ओके, आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि प्लूटो क्या है। पहले प्लूटो को 2006 से पहले ग्रह की संख्या दी गई थी। ओके, प्लूटो की खोज कब हुई? तो प्लूटो की खोज 1930 में हुई। प्लूटो अब क्या है? अब ग्रह नहीं है, अब वो क्या है? उसे ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है और उसे किसकी श्रेणी में रख दी गई है? उसे बौना ग्रह अर्थात ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दी गई है। क्यों? क्योंकि वो जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करते करते क्या करता है? वो नेपच्यून अर्थात वरुण के कक्षा में प्रवेश कर जाता है, वरुण के कक्षा को काटता है। तो अगर कोई भी ग्रह अगर किसी दूसरे ग्रह के कक्षा को काटेगा तो वो ग्रह नहीं कहलाएगा। ओके, इसीलिए इसी कारण से हम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिए हैं। और ऐसा कब किए हम लोग? तो 24 अगस्त 2006 प्राग सम्मेलन में ये डिसीजन लिया गया कि इसे ग्रह के श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाए। तो तब से अब तक क्या है? प्लूटो क्या है? बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, क्योंकि ये बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया है। 2006 से पहले ये ग्रह की श्रेणी में शामिल था। और इसका डिसीजन किसने लिया? तो IAU कौन है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की सम्मेलन कहाँ हुई थी? 2006 में इसका सम्मेलन हुआ था प्राग में, जो कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। और चेक रिपब्लिक कहाँ पड़ता है? चेक रिपब्लिक यूरोप कॉन्टिनेंट अर्थात यूरोप महादेश का एक देश है चेक रिपब्लिक, उसी की राजधानी है प्राग। और प्राग में ही वर्ष 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ, अर्थात एक सम्मेलन हुआ जिसे प्राग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और उसी में ये डिसीजन लिया गया। और डिसीजन कैसे लिया गया? तो डिसीजन वोटिंग सिस्टम से लिया, मतदान हुआ और बहुमत से पास हुआ कि प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाए और इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाए। अब हम लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को देखेंगे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या नियम दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो न्यूटन का ऐसा मानना था कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मान लीजिए ये एक दो बॉडी है और ये बॉडी इस बॉडी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और ये बॉडी भी इस बॉडी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी सिर्फ इसी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दुनिया का प्रत्येक पिंड प्रत्येक वस्तु अपने आसपास के सभी वस्तु को आकर्षित करती है और वो वस्तु भी इस वस्तु को आकर्षित करती है। ओके, तो कहने का मतलब कि ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसी सर्वव्यापी आकर्षण बल को हम क्या जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं, अर्थात ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो इस सर्वव्यापी आकर्षण बल, सर्वव्यापी मतलब जो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह विद्यमान है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, जो कण कण में है। तो इसी सर्वव्यापी आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। तो इस ग्रेविटेशन को आधार मान के न्यूटन ने
कुछ नियम दिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो नियम इन्होंने क्या दिया था, नियम इन्होंने दिया था कि अगर मान लीजिए दो बॉडी है, दो पिंड है, इसका पहले वाले का द्रव्यमान m1 अर्थात मास m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान अर्थात मास m2 है और दोनों पिंड के केंद्र के बीच की दूरी इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं कि बीच की दूरी r है। तो न्यूटन ने नियम दिया कि दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो आकर्षण बल क्या होगा, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल अर्थात m1 इंटू m2 दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। कहने का मतलब कि दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। और ये जो बल लगेगा दोनों के बीच, जो फोर्स लगेगा, वो दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस, बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच के दूरी के स्क्वायर के अर्थात वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, हम इसे ऊपर लिखते हैं। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दे अर्थात व्युत्क्रमानुपाती बोल दे तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, 1 बाई करके नीचे लिख देते हैं। ओके, अब इस दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने पे क्या होगा, m1 इंटू m2 ऊपर है और r स्क्वायर को लिख देंगे नीचे। ओके, अब यहां पर हम चाहते हैं कि समानुपाती को हटाकर बराबर का साइन दे दे ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। ओके, और यह फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने में मददगार साबित हो। तो क्या करेंगे, हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लिखने के लिए यहां पर एक हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और वो कांस्टेंट क्या है, वो नियतांक क्या है, g है। ओके, और यहां पर m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल का अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। m1 m2 क्या है, इस वस्तु का द्रव्यमान है अर्थात मास है, और r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अर्थात दूरी है। और इस g को क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, तो g क्या है, एक नियतांक है। नियतांक मतलब जो बराबर रहता है, कभी भी नहीं बदलता है, नियतांक, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं, स्थिरांक, और इसे हम लोग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, कांस्टेंट। और इस g को क्या कहते हैं, कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, इस g को कहते हैं हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये जो g का वैल्यू है, g का वैल्यू कितना होता है, तो g का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, अर्थात इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए मात्रक कैसे लिखेंगे हम, तो मात्रक लिखेंगे क्या होगा, F का क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, और R क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से क्या होता है, SI यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यहाँ ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो मीटर स्क्वायर। और मास का क्या होता है, द्रव्यमान का यूनिट केजी, मात्रक इसका केजी होता है, किलोग्राम, तो केजी, और इसका भी केजी, तो केजी गुने केजी, केजी स्क्वायर, तो ये कहाँ आ जाएगा, केजी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा केजी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये जी का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं करता है, कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं करेगा ब्रह्मांड में। तो इसलिए इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्रश्न आ सकता है कि
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं करता है, इसलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है? डज नॉट चेंज, कहीं भी चेंज नहीं करता है। डजंट चेंज इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं करता है, इसलिए इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, तो क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन कि दो वस्तु के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो किसके समानुपाती होता है? दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के अर्थात स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा? F = G m1 × m2/r²। और G का वैल्यू क्या होगा? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब बात है कि G का वीमा क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वीमा अर्थात डायमेंशन क्या होगा? हमने लेक्चर 2 में डायमेंशन निकालना सीखा था और एग्जाम में जी का डायमेंशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो जी का जो डायमेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखिए आप। क्या है फॉर्मूला? F = G m1 × m2/r²। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? यहां से यूनिट निकाल लेंगे। और देखिए जी के यूनिट से हम चाहे तो डायमेंशन निकाल सकते हैं या इसके फॉर्मूला से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यूनिट क्या है? इसका यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन? हमने लेक्चर 2 में देखा था। तो क्या होता है? mL/t-2, mL/t-2। और ये क्या है? मीटर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है? L। तो L⁻²। और ये क्या है? kg²। kg मतलब मास, मास का डायमेंशन m और स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया हमने। देखिए लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन लिखने के लिए हम इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का डायमेंशन लिखने के लिए इसे हम लोग, मास मतलब द्रव्यमान, m से, और टाइम का डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या हो जाएगा? m से m कैंसल हो जाएगा तो m⁻1 बचेगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m⁻⁻1 और L2 और L1 तो कितना हो जाएगा? L⁻3 और T⁻⁻2। तो ये किसका डायमेंशन निकल गया? ये G का डायमेंशन निकल गया, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा और इस वैल्यू को भी आप याद रखिएगा। ओके, और इस फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग गुरुत्व और पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे और गुरुत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि ये एक बॉडी है अर्थात एक वस्तु है और ये क्या है? अर्थ का सरफेस है और ये क्या है? अर्थ का सेंटर है O। तो किसी भी बॉडी को अगर हम छोड़ेंगे तो वो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरती है। कहने का मतलब कि पृथ्वी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व अर्थात ग्रेविटी कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु को पृथ्वी
जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को हम क्या कहते हैं, उस आकर्षण बल को गुरुत्व अर्थात ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर इस बॉडी को छोड़ेंगे तो ये बॉडी क्या होगा, ये अर्थ के सेंटर की ओर आएगी, ओके, अर्थात पृथ्वी पर आएगी। तो कहने का मतलब कि कोई भी बॉडी को अर्थ का सेंटर क्या करता है, अर्थ उसको अपने सेंटर को अट्रैक्ट करता है, ओके। तो इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके। अब देखिए कोई भी बॉडी जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आते जाएगा उसका क्या हो जाएगा, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, उस पर बल बढ़ते जाएगा। कैसे, देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहां से क्लियर था कि F जो है फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर कहने का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर के डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहां है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर, अर्थ का सेंटर यहां है, तो अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस आर कहलाएगा, ओके। तो अगर आर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अब सोचिए जैसे जैसे ये पृथ्वी के करीब आते जाएगा, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ का सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे आर कम होगा, आर कम होगा तो फोर्स बढ़ते जाएगा। तो कोई भी वस्तु जैसे जैसे गिरने के दौरान पृथ्वी की सतह के नजदीक आती है उस पर गुरुत्व बल क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो गुरुत्व बल बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसका मोशन और फास्ट होने लगेगा, ओके। यहां पर जिस स्पीड से आ रहा होगा नीचे, यहां पर और ज्यादा स्पीड से आएगा नीचे, यहां पर और ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा। कहने का मतलब कि उसके वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, उसका वेग में परिवर्तन आ जाएगा। और वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, कि उसी को तो कहते हैं त्वरण होना, इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण क्या चीज होता है, त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ये क्या होता है, त्वरण का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ओके। एक्सेलरेशन का क्या होता है, इसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, ओके। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और इसी त्वरण को हम लोग किस त्वरण के नाम से जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो जिस बल से खींचती है उसी बल को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं अर्थात गुरुत्व कहते हैं। और जैसे जैसे कोई भी वस्तु पृथ्वी के सतह के नजदीक आते जाएगा, आने से क्या होगा, बीच का दूरी कमते जाएगा और आर कमेगा तो एफ बढ़ेगा, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा और स्पीड बढ़ने से क्या आ जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। किसमें, इस वस्तु में, जो वस्तु पृथ्वी के करीब आ रही है, ओके। तो इस त्वरण उत्पन्न होने से क्या होगा कि उस त्वरण को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, ओके। तो कहने का मतलब कि त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर वेलोसिटी अभी 2 है, मान लीजिए ये वेलोसिटी मेरा 2 है, 2 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड में मेरे वेलोसिटी कितना हो गया, 2 से बढ़ के 5 हो गया। तो कितना बढ़ा, 1 सेकंड में मेरी वेलोसिटी कितना बढ़ा बताइए, 2 से बढ़ के 3 हो गया, 5 हो गया, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा मेरा, 3 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में किसी वस्तु का वेलोसिटी जितना बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, त्वरण। लेकिन 1 सेकंड में स्पीड घट भी तो सकता है, 2 से 5 हो गया तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो उसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे त्वरण कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, ये त्वरण हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीड, ये भी तो हो सकता है स्पीड घट जाए, 5 था पहले, अब 5 से घट के कितना हो जाए स्पीड, ब्रेक मारे, अब ब्रेक मारने से स्पीड 5 से घट के 2 हो गया, तो कितना घटा, तो 3 घट गया, तो मान 3 घट गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा से क्या हुआ, 1 सेकंड में मेरा स्पीड कितना घटा, 3 घटा। इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम लोग मंदन के नाम से जानते हैं, मंदन, अर्थात इसे इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। ओके, तो एक्सीलरेटर देने से स्पीड बढ़ता है, 1 सेकंड में स्पीड जितना बढ़ता है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं, अर्थात एक्सीलरेशन कहते हैं। और 1 सेकंड में किसी वस्तु का स्पीड जितना घटता है उसे हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन, अर्थात रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, इसे हम लोग रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन भी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने ग्रेविटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में समझ लिया। अब बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर कोई बॉडी ऊपर है और मान लीजिए ये पोजीशन 1 से ये पोजीशन 2 पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ओके, ये बॉडी यहां पर आ गया, तो अब बताइए इस बॉडी का मोशन, बॉडी का वेलोसिटी कहां पर ज्यादा होगा, जिस समय छोड़े था उस समय या नीचे आया उस समय। तो जैसे जैसे नीचे आएगा क्या होगा, उस पर फोर्स बढ़ते जाएगा, क्योंकि आर कमते जाएगा तो फोर्स बढ़ते जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या, एक्सीलरेशन बढ़ेगा। ओके, तो कोई भी बॉडी जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आते जाएगा उसका वेलोसिटी अर्थात उसका वेग बढ़ते जाएगा, और इसी वेग बढ़ने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इसी त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। केवल त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, तो ए से निरूपित करते हैं त्वरण को, एक्सेलरेशन को। लेकिन अगर त्वरण पृथ्वी के कारण हुआ हो, पृथ्वी के खींचने के कारण हुआ हो, तब ए को हम क्या कहते हैं, तब हम इसमें एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। ओके, तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर क्या होगा, तो अर्थ के सरफेस पर हर जगह स्मॉल जी का वैल्यू सेम नहीं होता, लेकिन कैपिटल जी जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं वो तो पूरा ब्रह्मांड में हर जगह सेम ही होता है, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता। यहाँ तक कि पृथ्वी की सतह पर भी हर जगह सेम नहीं होगा। अगर पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से भी स्मॉल जी का वैल्यू चेंज कर जाता है, तो पृथ्वी की सतह पर ही जब बदल जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, तो दूसरे जगह जाने से तो और ज्यादा या कम हो सकता है। ओके, तो स्मॉल जी का वैल्यू पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह पर इसका वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर इसे हम फीट में देखना चाहें तो इसका वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, अब हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच रिलेशन देखेंगे, अर्थात यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों में क्या संबंध होता है, किस प्रकार का दोनों में रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ का फिगर बना लेते हैं। ये क्या है, हमारा अर्थ है, और अर्थ का रेडियस क्या है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है। ओके, और अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम है, और अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। ओके, तो हम लोग देखते हैं अर्थ का रेडियस क्या होता है, तो अर्थ का रेडियस का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 6400 किलोमीटर होता है, और अर्थ का जो मास होता है इसका वैल्यू क्या होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है। तो इस प्रकार से हमने इसका रेडियस का वैल्यू और इसका मास का वैल्यू देख लिया। अब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है,
तो क्या करेगी, अर्थ की सेंटर इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, एक फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगी, उसी फोर्स को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इस फोर्स का फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका मास कितना है, m1 स्मॉल m, दूसरे ऑब्जेक्ट अर्थात अर्थ का मास क्या है, m2 कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ओके, आर जो होता है वो क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो मैं समझ रहा हूं आप लोग के दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सेंटर टू सेंटर जब डिस्टेंस लिए आता है तो आप इस डिस्टेंस को क्यों छोड़ रहे हैं, इस डिस्टेंस को, क्योंकि ये डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ओके, तो आर स्क्वायर। अब बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम मतलब मास द्रव्यमान और ए मतलब एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। लेकिन यहां पर अर्थ का केस है, इसलिए हम कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे, सिंपल एक्सेलरेशन ना लेकर हम ले लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात स्मॉल जी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, जी स्मॉल जी वाला, और यहां कैपिटल जी स्मॉल n इंटू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। तो यहां से m से m कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से g का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल g का वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से m क्या है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान है अर्थात पृथ्वी का मास है, और r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या अर्थात रेडियस। तो इस रिलेशन से स्पष्ट हो रहा है कि स्मॉल जी का वैल्यू किस पर निर्भर करता है, तो स्मॉल जी का वैल्यू कैपिटल जी पर, कैपिटल M पर और कैपिटल R पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर कहने हम तो पृथ्वी के रेडियस पर अर्थात साइज पर और पृथ्वी के द्रव्यमान अर्थात मास पर डिपेंड करता है और कैपिटल जी पर। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप हमेशा के लिए माइंड में सेटअप कर ले। क्या होगा फॉर्मूला, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर, और m क्या है, अर्थ का मास, और r क्या है, अर्थ की रेडियस। ऑब्जेक्ट का मास नहीं और ऑब्जेक्ट का रेडियस भी नहीं। तो ऑब्जेक्ट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा हो, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अर्थात घनत्व कम हो, उस पर उससे कोई लेना देना नहीं है स्मॉल जी के वैल्यू का। तो स्मॉल जी का वैल्यू केवल अर्थ से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट के डेंसिटी अर्थात ऑब्जेक्ट के घनत्व पर भी निर्भर नहीं करता है। ओके, तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जी का जो वैल्यू है, स्मॉल जी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण, वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो स्मॉल जी का वैल्यू पहली बात की कैपिटल जी पर निर्भर करता है, और दूसरी बात की पृथ्वी की त्रिज्या अर्थात रेडियस पर निर्भर करता है, और तीसरी बात किस पर डिपेंड करता है, तो पृथ्वी की द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थात मास पर निर्भर करता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के साइज या ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो अब अगला प्रश्न कि जी का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू m मास, मास क्या होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg बाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या होगा 6400 किलोमीटर। तो किलो का मतलब क्या होता है 1000। ओके, या किलोमीटर को ऐसे भी कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
और मीटर का मीटर और स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर किस पर आएगा, ये स्क्वायर 6400 पर आएगा और ये स्क्वायर 1000 पर आएगा और ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर आएगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केजी से ये केजी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो फाइनली जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, जी का वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने स्मॉल जी का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया और जिसे हम लोग लगभग 10 भी मान सकते हैं क्योंकि 9.8 लगभग 10 के बराबर ही है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं और इसे अगर हम फीट में कहना चाहें तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने जी का वैल्यू भी देख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ का शेप है वो 100% स्फेरिकल नहीं है, अर्थात गोल नहीं है, वो क्या है, नारंगी की तरह है उसका आकार। ओके, नारंगी की तरह। तो अर्थ है जो ध्रुवों पर क्या है, चिपटी है। ओके, ध्रुवों पर थोड़ा चिपटी है और इक्वेटर पे क्या है, उभरी हुई है। तो कहने का मतलब कि अर्थ अगर समझिए यहां अर्थ का शेप अगर ध्रुवों पर चिपटी है और देखिए ये मान लीजिए ध्रुव है नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल, ध्रुवों पर चिपटी है तो अर्थ का रेडियस यहां क्या होगा, अर्थ का रेडियस यहां पर कम जाएगा। और ये क्या इक्वेटर लाइन है अर्थात विषुवत रेखा जिसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर ये अर्थ उभरी हुई है अर्थात यहां ये रेडियस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। ओके, और ये डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि स्मॉल जी के वैल्यू किस पर निर्भर करता है, रेडियस पर निर्भर करता है या नहीं, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस पर। तो हाँ, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर निर्भर करता है। तो जहां पर आर कम होगा वहां पर जी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है अर्थात व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो आर जहां पर कम होगा वहां पर जी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो आर यहां पर क्या है, देखिए यहां पर आर का वैल्यू कम है, कहां पर, ध्रुव पर। ओके, तो ध्रुव पर आर का वैल्यू कम है, इसका मतलब कि यहां पर जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ज्यादा कितना होगा, तो ज्यादा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, अब अर्थ के सतह पर सबसे ज्यादा रेडियस कहां पर होगा, इक्वेटर पर होगा। कहां पर, इक्वेटर पर। ओके, इक्वेटर पर होगा। तो यहां पर क्या होगा जी का वैल्यू, यहां पर जी का वैल्यू सबसे कम होगा। ओके, सबसे कम होगा क्योंकि ये आर ज्यादा है, तो आर ज्यादा तो जी का वैल्यू कम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे के बात हम नहीं कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, सिर्फ पृथ्वी की सतह पर किस स्थान पर जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो आप सोचिए कि सबसे आर कहां पर सबसे कम होगा, तो जहां पर आर सबसे कम होगा वहीं पर जी सबसे ज्यादा होगा। तो आर सबसे कम कहां पर है, तो आर सबसे कम ध्रुव पर है, तो वहीं पर जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो पृथ्वी की सतह पर ध्रुव पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और सब पृथ्वी की सतह पर सबसे कम कहां पर होता है जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू पृथ्वी की सतह पर सबसे कम इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा जिसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, वहां पर जी का वैल्यू सबसे कम होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने जी के वैल्यू का पूरा डिटेल देख लिया कि जी का वैल्यू किस पर निर्भर करता है, जी का वैल्यू का हमने डेरिवेशन कैसे किया और जी का वैल्यू जहां पर ज्यादा कहां पर कम होता है। अब हमें देखना है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएं या पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे नीचे आए तो जी में किस टाइप का वेरिएशन होगा, जी में किस टाइप का बदलाव होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा और पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर जी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो अब हम जी का वेरिएशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट और डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, अब हम लोग
जी के वैल्यू में वेरिएशन को देखेंगे कि जी का वैल्यू किस टाइप से वैरी करता है। अगर हम पृथ्वी की सतह से अर्थात पृथ्वी के पृष्ठ अर्थात सरफेस से ऊपर जाएं या पृथ्वी के सरफेस से अर्थ के अंदर जाएं, ओके, तो जी का वैल्यू में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, किस प्रकार का वेरिएशन आएगा। तो केस 1 और केस 2, केस 1 में हम देखते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाने पर जी के वैल्यू में, स्मॉल जी के वैल्यू में किस टाइप का वेरिएशन आता है। तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और अर्थ के सरफेस से हम कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहां से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां आ गया और ये मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है अर्थ के सरफेस से, ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट मान लेते हैं कैपिटल H है, ओके। तो और इस स्थान पर जी का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं GH है और अर्थ के सरफेस पर हम मान लेते हैं जी का वैल्यू कितना है, स्मॉल जी है। तो स्मॉल जी कहां पर होता है, पोल पर। पोल का वैल्यू कितना होता है, पोल पर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ओके। तो अर्थ के सरफेस पर जी का वैल्यू स्मॉल जी और H हाइट पर, पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर जी का वैल्यू GH और वस्तु जो है ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है, तो अर्थ के सरफेस से कैपिटल H हाइट पर है। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि H जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा। देखिए सबसे पहली बात कि स्मॉल GH का जो वैल्यू होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। स्मॉल GH कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट H हाइट, मतलब पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर जो G का मान होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, उसे हम लोग किससे निरूपित कर रहे हैं, GH से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, G1 - 2H/r। r क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी की रेडियस, और H क्या है, पृथ्वी की सतह से हाइट, ऊंचाई, ये वाला H है, ओके। तो अब देखिए यहां से ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, सिंपली है GH = G1 - 2H/r। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सतह से तो H क्या होगा, बढ़ेगा, और R तो कांस्टेंट ही है क्योंकि अर्थ का सरफेस तो चेंज नहीं हो रहा है, अर्थ की रेडियस चेंज नहीं हो रही है, तो R तो कांस्टेंट है और H अगर हम ऊपर जाएंगे तो H बढ़ते जाएगा। तो अगर H बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। 2H/r क्या होगा, H के बढ़ने से 2H/r बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो एक में से हम बड़ा क्वांटिटी घटाएंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा, छोटा। एक में से अगर हम बड़ा क्वांटिटी घटाएंगे, बड़ा नंबर घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, छोटा, और ये छोटा नंबर को G से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या मिलेगा, छोटा। तो GH का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे G का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा, और घटते 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 अगर हम स्पेस में चले गए तो G का वैल्यू 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम वेटलेस अर्थात भारहीनता की स्थिति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें भार हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो अगर m 0 हो, m तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए हम 60 kg के हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट 50 kg का है तो उसका मास तो वही रहेगा, उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन G 0 हो जाएगा। तो G 0 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाएगा, और जब गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाएगा तो वो बॉडी क्या महसूस करेगा, वो वेटलेस की स्थिति को फील करेगा, ओके। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, G का वैल्यू घटते जाएगा। अब केस नंबर 2 पर विचार करते हैं कि केस नंबर
2 का बाद क्या होगा? तो अगर हम पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर, तो मान लीजिए हम इससे कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। ओके, कितने हाइट पर, कितने डेप्थ पर आ रहे हैं? तो डी डेप्थ पे आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? जी डी का मतलब कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ, मतलब डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर जी का मान, जी कहाँ है? पृथ्वी की सतह पर जी का मान इंटू 1 माइनस डी, डी मतलब डेप्थ गहराई और आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या अर्थात रेडियस। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ क्या है? जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, और यहाँ क्या है? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ सिर्फ 2h है, यहाँ क्या सिर्फ h है, h मतलब कि डेप्थ। ओके, यहाँ हम h को क्या मान लिए हैं? d मान लिए हैं, इसलिए ओके। तो यहाँ 2 और यहाँ पर 2 नहीं। ओके, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से नीचे आएंगे अर्थात गहराई बढ़ते जाएगा, तो गहराई बढ़ते के साथ क्या होगा? डी बढ़ेगा। और हमने क्या बोला? अगर ऊपर का क्वांटिटी बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए डी बाई आर भी बढ़ेगा। अगर डी बढ़ेगा तो डी बाई आर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और एक में से बड़ा क्वांटिटी घटेगा तो छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? जी का वैल्यू घटते जाएगा और अर्थ के सरफेस पर क्या हो जाएगा? जी के वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हम जब डी आर के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? आर के बराबर हो जाए, मतलब अगर हम पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे नीचे आएंगे, आते आते अगर हम अर्थ के सेंटर पर आ गए, अर्थ के केंद्र पर आ गए, तो क्या होगा? उस समय ये डेप्थ और ये रेडियस दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब डेप्थ और रेडियस दोनों बराबर हो जाएगा तो जी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए जी 1 माइनस डी का वैल्यू किसके बराबर हो गया? आर के बराबर। तो आर बाई आर, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर 1, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा? जी डी का वैल्यू 1 में से 1 तो 0, और जी इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो जब अगर हम अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो सेंटर पर डी और आर बराबर हो जाने के कारण ये 1 हो जाएगा, और 1 होने के कारण 1 में से 1 0, तो वो अर्थ के सेंटर पर जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ के सरफेस से नीचे आएं, जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा अर्थात डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम अर्थ के सेंटर पर आ जाएं तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? घटते 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 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर बढ़ते जाएं और स्पेस में चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस कंडीशन को वेटलेस कहते हैं, अर्थात भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ ये नहीं है, प्रश्न है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं या नीचे आएं तो जी का वैल्यू तो घटेगा ही, लेकिन कौन तेजी से घटेगा? अगर ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू तेजी से घटेगा, या नीचे आएंगे तो जी का वैल्यू तेजी से घटेगा? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो देखिए कि अगर इसमें क्या है? h में 2 से मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें तो d में 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। ओके, तो ये 2 से मल्टीप्लाई में तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा तो 1 में से बड़ा क्वांटिटी घटेगा तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। और g को जब छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस ऊपर जाएंगे तो g का वैल्यू घटेगा, लेकिन घटने का रेट क्या होगा? घटने का रेट फास्ट होगा। और अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे g का वैल्यू तो घटते घटते सेंटर पर 0 हो जाएगा, लेकिन घटने का रेट क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा, तो 1 में से बड़ा क्वांटिटी घटेगा तो छोटा, और छोटा नंबर से हम जी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर जाएंगे तो जी का घटने का रेट फास्ट होगा, और अर्थ के सरफेस से अगर हम नीचे आएंगे तो जी के घटने का रेट स्लो होगा। घटेगा तो दोनों ही, लेकिन तेजी से कौन घटेगा? तो ऊपर जाने पर तेजी से घटेगा और नीचे आने पर उसके अपेक्षा थोड़ा कम तेजी से घटेगा। ओके, अब मान लीजिए कि ये 2 ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट नंबर ए
और ये ऑब्जेक्ट नंबर बी। ये मान लीजिए ये 2 kg का है और ये ऑब्जेक्ट 5 kg का है और ये क्या अर्थ का सरफेस है। तो अब बताइए कि दोनों को अगर हम एक ही टाइम पर छोड़ें, एक ही टाइम पर एकदम, और ये सेम हाइट से छोड़ें, एक ही टाइम पर और सेम हाइट से छोड़ें, तो पहले कौन आएगा? पहले ये वाला आएगा अर्थ के सरफेस पर या पहले अर्थ के सरफेस पर ये वाला आएगा? पहले अर्थ के सरफेस पर कौन आएगा बताइए, पहले कौन गिरेगा? तो हमारा जवाब क्या होगा कि दोनों साथ में गिरेगा। क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट जो है अर्थात ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों साथ अर्थात एक साथ गिरेंगे, एक साथ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, दोनों में वेलोसिटी इक्वल बढ़ेगा। अभी हमने फॉर्मूला देखा, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा और ऑब्जेक्ट का साइज रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका जितना जी होगा इसका जी भी क्या होगा? दोनों का जी तो सेम ही होगा। इसका ये भी जी से गिरेगा नीचे और ये भी जी से। ओके, दोनों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट गिरेगा तो अगर ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे यहां से तो ऑब्जेक्ट क्या आएगी? नीचे आने लगेगी। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगी तो दोनों में क्या होगा? दोनों में एक्सेलरेशन तो सेम ही प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जी का वैल्यू होता है। जब दोनों में त्वरण समान ही उत्पन्न हुआ है तो दोनों में वेलोसिटी का बदलाव भी तो समान ही होगा, क्योंकि त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। एक सेकंड में किसी बॉडी का स्पीड जितना बढ़ जाए वो त्वरण कहलाता है अर्थात एक्सीलरेशन कहलाता है। तो अगर दोनों समान त्वरण से गिरेगा तो दोनों में क्या होगा? वेलोसिटी सेम बढ़ेगा, सेम बढ़ेगा। दोनों में जो वेलोसिटी सेम बढ़ेगा तो दोनों एक ही साथ आकर गिरेगा। ओके, तो अगर हम हवा की अनुपस्थिति में बात करें, किसकी अनुपस्थिति में? अगर हम हवा की अनुपस्थिति में बात करें, हवा की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, तब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम में अर्थ के सरफेस पर आएगा। लेकिन अगर हवा प्रेजेंट रहेगा, अगर हवा उपलब्ध रहेगा तो उस केस में क्या होगा? जो भारी ऑब्जेक्ट रहेगा वही पहले आएगा और हल्का ऑब्जेक्ट थोड़ा देर से गिरेगा। लेकिन अगर हवा की बात हटा दी जाए, हवा को क्या, हवा की इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लिया जाए, ओके, हवा के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया जाए, उस केस में पहले कौन आएगा? तो उस केस में पहले कोई भी नहीं आएगा, दोनों साथ साथ आएगा। ओके, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट को सीखा, अब उस कॉन्सेप्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बात बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर सी बुधगुप्त और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। बताइए जल्दी से इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त, क्योंकि ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर काल में ही इस कॉन्सेप्ट को दे दिए थे, ओके, कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सर आइजैक न्यूटन। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि, बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन नंबर सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, और ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पे क्या होता है, जी का वैल्यू 0 हो जाता है, और जब जी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा? ओके, जाने रहे आप फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो फोर्स का फॉर्मूला mg होने से क्या हो जाएगा, m और g का वैल्यू 0, तो m इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल वहां 0 होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन नंबर बी कम गति से गतिवान होगा, और ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिवान होगा, और ऑप्शन नंबर डी अधिक गति से गतिवान होगा। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिवान होगा। ओके, क्योंकि जब सेव को छोड़ा जाएगा तो सेव भी उसी वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा जो अंतरिक्ष यान का वेलोसिटी है, क्योंकि सेव कहां से बाहर आया है, अंतरिक्ष यान से, तो अंतरिक्ष यान का वेलोसिटी ही उसके पास आ जाएगा। तो अंतरिक्ष यान जिस वेलोसिटी से चलेगा उसी स्पीड से कौन चलेगा, सेव भी चलेगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? ऑप्शन नंबर ए वह शीर्ष भाग में पतली अर्थात टैपर हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है अर्थात कवर करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, और ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात वर्टिकल लाइन तल के अंदर रहती है। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्योंकि गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वर्टिकल लाइन जाती है वो क्या रहती है, वो उसके अंदर रहती है। ओके, किसके अंदर? तो तल के अंदर अर्थात ग्राउंड के अंदर रहता है, और ग्राउंड के अंदर है इसका मतलब वो उस वेट को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। अगर गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी तल से बाहर रहता, ग्राउंड से बाहर रहता, तो वो मीनार क्या होती, गिर जाती, लेकिन तल के अंदर है तो वो क्या की हुई है, तल तो मजबूती से पकड़ बनाई हुई है ग्राउंड के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थात पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती है, बैलेंस है। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता हुआ होता। फिर से क्वेश्चन समझिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है अभी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अगर उसके स्थान पर दूरी क्या हो जाए, दूरी 2 गुनी हो जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। ओके, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला कि
Gm1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। या ऐसे भी देखा था कि जो बल है गुरुत्वाकर्षण का नियम कि वो रेडियस अर्थात सॉरी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। और मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो अब बताइए, अगर बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। तो पहले आर स्क्वायर था, अब क्या हो जाए? 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले कितना था? 1/r स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, अर्थात 1/4 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब अब दूरी बढ़ने से दोनों के बीच का दूरी अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स घटेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है उसका भार? ऑप्शन नंबर ए 0, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, और ऑप्शन नंबर डी सभी गलत हैं। बताइए, ये एमपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा जब उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित। ओके, अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान ले जाए, मान ले कि एयर का रेजिस्टेंस क्या है? नगण्य है, तो उस केस में क्या होगा? भार नहीं बदलेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mg। m तो बदलेगा नहीं और g भी नहीं बदलेगा। ओके, तो इस प्रकार से भार भी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर वायु की गतिरोध को 0 मान लिया जाए तो भार नहीं बदलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर गिरेगा? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी पहले गिरेगा, ऑप्शन नंबर बी मोम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, और ऑप्शन नंबर डी सभी साथ साथ गिरेंगे। तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था कि एयर के रेजिस्टेंस को अगर 0 मान लिया जाए तो सभी क्या होंगे? साथ साथ गिरेंगे, क्योंकि जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू क्या है? किसी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो वो तो सिर्फ अर्थ के रेडियस और अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, वस्तु के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो वस्तु लोहा का हो या मोम हो, हल्का हो या भारी, उससे में कोई मतलब नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? आंसर बताइए चारों में से, ए बी सी या डी। क्या होगा आंसर? क्योंकि यहाँ हवा के उपस्थिति में बात हो रहा है, तो हवा की उपस्थिति में दोनों एक साथ नहीं गिरेगा। जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा और जो भारी होगा वो पहले गिरेगा। तो बताइए, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लकड़ी की गेंद क्या है? हवा लोहा से हल्की होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है, ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, और ऑप्शन नंबर डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। कौन सा होगा ऑप्शन? सही बताइए, बिल्कुल आप लोग सोच के बताइएगा। मानव शरीर का भार, अब देखिए कहां पर अधिकतम होगा? तो हमने देखा कि मानव शरीर का भार अधिकतम वहां पर होगा जहां पर जी का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mg। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को ही
क्या कहते हैं, भार कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का दूसरा नाम क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट अर्थात भार। तो भार या फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, mg। तो जहां पर g का वैल्यू ज्यादा होगा वहां पर f मतलब कि वेट, उसका भार क्या होगा, ज्यादा होगा। तो g का वैल्यू ज्यादा कहां पर होता है, हमने पढ़ा था कि पोल अर्थात ध्रुव पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पोल पर ज्यादा होगा जी का वैल्यू, तो वहां पर क्या होगा, भार भी ज्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही हमारा, हाइड्रोजन। ओके, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्ष बल सबसे कम होगा। ओके, हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का होता है, इसलिए भार भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसलिए किसी पिंड का अधिकतम भार कहां होगा, हाइड्रोजन में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का भार सबसे कम होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। और ऑप्शन नंबर डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है, जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो जी का वैल्यू मैक्सिमम, तो एफ भी क्या हो जाएगा, भार भी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भी मैक्सिमम अधिकतम होगा। ओके, इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया और कॉन्सेप्ट को समझा। ओके, आगे की कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ओके, तो कोई भी एग्जाम हो उससे क्वेश्चन छूटने का कोई बात ही नहीं होती। ओके, सभी प्रश्न आपसे जरूर बनेंगे, ये मेरा वादा है आप लोग से। आप लोग सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देखिए और उसे रिवाइज कीजिए, आपसे किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।